पीयूष जी, आपका न्यूज 18 के इस स्पेशल शो में बहुत स्वागत। आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। चुनाव गर्मी में है, तीन राउंड हो चुके हैं। आपका चुनाव 20 मई को है। पहला सवाल, आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूं कि अब 40 साल राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों की अदालत में जा सकूं, जनता के बीच जाके उनके दुख सुख को महसूस कर सकूं ऑन द ग्राउंड। और एक प्रकार से 40 सालों में कई चुनाव देखे, कई चुनावों की रणनीति बनाई, कई चुनावों में दूसरों के लिए काम किया। यहां तक कि मैंने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का पहला चुनाव जी 1989 में, वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़े थे जी। और लगभग हमारी उम्र भी सेम है। ही मस्ट हैव बीन 62 साल के थे तब। जी। पर अपने आप जब व्यक्ति उम्मीदवार होता है जी तो एक अलग ही स्वाद भी है, एंग्जाइटीज भी होती है जी। और ओवरऑल देखे तो एक मैच्योरिटी भी डेवलप होती है लोगों के बीच में जाके, उनके साथ रोजमर्रा का जीवन बिता के। महाराष्ट्र पे लौट कर आएंगे, आपके चुनाव क्षेत्र पर भी बात करेंगे, पर आप आज हमारे साथ हैं। आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा ये आपका नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है? पूरा कायम है जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। इधर कुछ देखा है कि मतदान कुछ कम रहा 2-3 चरण में। ये भी देखा गया थोड़ा, अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा उतार है, एफआईआई सेलिंग आ रही है, कुछ ऐसी खुशफुसाहट चल रही है कि शायद जो नंबर आप लोग सोच रहे थे उस नंबर के आसपास आप लोग ना पहुंच पाए। आपने मुझे 4 महीने पहले 330 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था, तो क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? क्या इसमें कुछ भी सत्य है कि मतदान कम होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में आ गया है, घर से जो है वर्कर और कार्यकर्ता आपके बाहर नहीं आ रहे हैं? इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 330 का जो मैंने आंकड़ा आपको दिया था वो था बिफोर आवर अलायंसेस विद जेडीयू, जी, बिफोर आवर अलायंस विद चंद्रबाबू नायडू's टीडीपी एंड बिफोर एनी अलायंस इन तमिलनाडु जी। तो ये है मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात होगी। जी, बहुत 4-5 महीने पुरानी बात। उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स के बाद ये आंकड़ा बढ़ते ही गया है जी। इससे भाजपा का भी आंकड़ा बढ़ा और हमारी एक ओवरऑल एनडीए अलायंस का भी आंकड़ा बढ़ा। इसके साथ साथ परिस्थितियों में भी फर्क पड़ा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बड़े स्पष्ट रूप से
भाजपा की जो परफॉर्मेंस हम पहले आकलन लेते थे उससे कई अधिक लोगों में प्रतिसाय और प्यार और आशीर्वाद मिल रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा हम लगभग समझते थे कि बीजेपी का नंबर कुछ नहीं आएगा वहां पे। अब ये तीनों स्टेट्स भी बड़े प्रॉमिसिंग लगने लगे। केरल और तमिलनाडु में अकाउंट खुलेगा इस बार? हाँ, इस बार अवश्य खुलेगा, वो तो लगभग सभी लोग मानते हैं। केरल में अकाउंट भी खुलेगा और शायद वो अकाउंट ऐसा खुलेगा कि चौंकाने वाला होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड इन वोट शेयर। वोट शेयर में तो सब इस बात को मानते हैं, सीट कन्वर्जन होगा। सीट्स में भी 2 या 3 सीट्स ऐसी हैं जिसमें हम बहुत स्ट्रांगली रेस में हैं। एक तो पक्का जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु नहीं, केरल की बात करें। तमिलनाडु भी लगभग ऐसी स्थिति है, 2 तो जीतेंगे और 4-5 में हम अच्छी रेस। और अगर पूरा साउथ देखें जहां पे करीब मान लीजिए लगभग 130 सीटें हैं, तो पूरा साउथ देखिए तो एक जमाने में हम 3-4 स्टेट्स में लगभग ना के बराबर थे जी। और आज हम अकेली पार्टी है जो हर स्टेट में प्रेजेंट है जी। जैसे ही हम केरल, तमिलनाडु में अकाउंट खोल लेते हैं, आंध्रा में तो अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार, लगभग स्पष्ट है। कल आपने विजयवाड़ा का रिस्पांस अवश्य देखा होगा, अद्भुत था। फिर तेलंगाना में जो स्थिति बनते जा रही है उसमें हमारी वी आर फार अहेड ऑफ द ऑपोजिशन और इवन ऑफ द रूलिंग पार्टी देयर नाउ। फिर कर्नाटक में लगभग वी बीन एबल टू मेंटेन आवर पोजीशन। कर्नाटक में आप लोगों की बहुत भारी जीत थी पिछली बार, मेंटेन कर पाएंगे उसको? कह रहे हैं लोग कि वहां पे थोड़ा माहौल दबा हुआ है। 1-2 सीटों में कभी माहौल आगे पीछे हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार और पिछली बार में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होगा, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव। लोगों को ध्यान में है कि इससे देश का नेता चुना जा रहा है, देश की सरकार। और इतना तो सब मानते हैं कि वो जो पुराने काली घटा वाले दिन थे, यूपीए के भ्रष्टाचार से लेप्त प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको एक युवराज उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वस्त कर देते हैं। रोज हर हफ्ते महीने एक नया भ्रष्टाचार का कांड बाहर खुलता है। प्रधानमंत्री इतने निहत्थे के बोलते हैं मैं क्या करूं भाई, दीज आर कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की सरकार आज देश में कोई हिस्से में लोग नहीं चाहते। तो दक्षिण में जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा, मैंने भी ईमानदारी से सोचा नहीं था उस दिशा में। फिर बाद में जब आंकड़े जोड़ने और देखा तो मुझे ध्यान में आया कि और कोई पार्टी नजदीक भी नहीं आती है। जितनी सीटें हम सभी स्टेट्स मिला के, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और केरल, तमिलनाडु, तो सभी मिला के। तो आंकड़ा क्या है 130 में आपको क्या लगभग दिखता है? मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं किया, बट वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट amongst all the parties contesting in South India. पीयूष जी, थोड़ा सा बड़े मुद्दों पे एक आध बात करते हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आराम से होगा, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था, तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अपने मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े काम हुए उनको गिना रहे थे। इधर इधर खास करके 2 चरण के बाद ये देखने को मिला कि अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में अपने रैली में इसकी बात करी, यहां तक कि यह बात हुई कि कांग्रेस जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, हिंदुओं का जो है कि जमा पूंजी लेकर मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने? हमारी तरफ से तो ये निकला ही नहीं। आप आज भी मोदी की गारंटी खोल के देख लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव है जी। हमने हर विषय को बड़ी गंभीरता से और गहराई से देश के समक्ष रखा है। एक विजन रखी है कि कैसे अमृतकाल में हम विकसित भारत बनेंगे और उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे हमारी तीसरी टर्म में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है।